हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम जुड़ चुकी हूँ फिर से आपके साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिल रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड 6 से लेकर के 12 तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो, आपको आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट कराते हुए मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। और हर सब्जेक्ट के वीडियोस आपको अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट खोलिए, पढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, पढ़ने आपको है, पढ़ाना हमारा काम है। आप जब तक खुद नहीं चाहोगे कि मुझे पढ़ना है, कोई भी उसमें मेहनत नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपने आप को आगे बढ़ाओ, पढ़ने के लिए खुद से प्रेरित हो। ठीक है, बाकी आपके पूरे कंटेंट की तैयारी तो भाई हमारी टीम कर रखी है। और अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कर लो, गो थ्रू कर लो। अब भाई जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं क्लास 6 के, उनको मैं छोटा सा रिकैप दे दूं। हम लोग क्लास 6 के न्यू एनसीईआरटी बुक मल्हार के आज पार्ट 8 करने वाले हैं। पार्ट 7 तक का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्यूशन के साथ हमारी वीडियोस प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कर लें एंड गो थ्रू कर लें, सारे लिंक्स को देख सकते हैं हमारा वीडियो। अगर आपको पार्ट 7 तक में कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल देखिए। आज का ये पूरा वीडियो जो है हमारा अगला पार्ट 8 है, जो कि है सत्रियां और बिहू नृत्य। ठीक है, ये एक निबंध है। जब मैं आपको बुक ओवरव्यू वाला बता रही थी उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि सत्रियां और बिहू नृत्य एक निबंध है। अब यहाँ पे देखो, बिहू तो चलो लोगों ने सुना हुआ है, ये सत्रिया क्या है। अब भाई ये वाला जो आंसर है इसको हम वीडियो के एंड तक देखते हैं। जब ये पार्ट हमारा खत्म होगा, आपके इस तमाम जितने भी प्रश्न थे सबका आपको आंसर मिल चुका होगा। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे पार्ट की तरफ। चलिए, तो जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, सबसे पहले लेखक का परिचय ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग पार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो लेखिका हैं ये अभी भी जीवित हैं। ठीक है, हमारी जो जया मेहता हैं, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं और इनकी जो फोटो है ये भी आप देख सकते हैं। ये नृत्य के पोशाक में ही हैं, डांस के कॉस्ट्यूम में हैं। तो आप समझ सकते हैं ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को लेके होने वाला है, हमारे डांस को लेकर के होने वाला है और हमारे भारतीय संस्कृति को लेकर के होने वाला है। तो भैया कितने लोग हो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, जो अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं। और अगर आपको पाठ समझ में आ रहा है तो ही लाइक करिएगा। चलिए, लेखक परिचय पढ़ते हैं। जया मेहता एक नृत्यांगना है, इनकी तस्वीर से ही समझ में आ रहा है। नृत्यांगना कहते हैं बच्चों डांसर को। ठीक है, जो डांस करता है उसको नृत्यांगना है। लेखिका है, अच्छा लेखिका भी है, हाँ भाई पाठ लिखी है तो मतलब लेखिका हुई। ठीक है, शिक्षिका हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। तो भैया ये क्या क्या है, नृत्यांगना है, नृत्य करती हैं, ये लेखिका हैं, पाठ भी लिखा है, और क्या है ये आप जैसे बच्चों की दोस्त हैं और ये एक शिक्षिका भी हैं, ये कहीं पर पढ़ाती भी हैं। ठीक है, इसलिए तो वे इतने सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे उन्होंने दो बात कही है, भारतीय नृत्यों की सुंदरता। आपको पता है हमारा जो भारत है वो कल्चर में धनी है, उसके पास विविध, इसको कहा जाता है ना कि विविधता में एकता का एक बेहतरीन उदाहरण अगर है तो वो हमारा भारत है। हमारे यहाँ हर 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, खान पान चेंज होते हैं, नृत्य चेंज होता है, म्यूज़िक चेंज है, हर तरह से हमारे यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि कल्चर की बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विविधताएं हैं संस्कृतियों में, लेकिन फिर भी हम लोग सब एक हैं, है कि नहीं। चाहे यहाँ पे हम लोग जब 26 जनवरी मनाते हैं या 15 अगस्त मनाते हैं तो सब साथ में खड़े होते हैं। यही हमारे भारत की खूबसूरती है कि हर कोई अलग है लेकिन फिर भी सब एक है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, और यहाँ पे बेसिकली जो बात हुई है वो हुई है भारत के नृत्यों की, मतलब डांस की। ठीक है, भारत के नृत्य की सुंदरता
जो इसकी सुंदरता है उसकी बारीकियों को, मतलब उसके जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसको जया मेहता जी ने शब्दों में पिरोया है। देखिए बच्चों, बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ को लिखना। जैसे अब न्यूज़ भी होती है, कोई घटना घटी उसको लिखना, जो घटना घटी है, जो आंख देख रहा है ना, उसको शब्दों में डालना मुश्किल होता है। और यहाँ पे तो आंख छोड़िए, यहाँ पे तो नृत्य है, मतलब नृत्य का मतलब है आपके शरीर के हर एक अंग से निकलती है। नृत्य का जो होता है डांस, आप जब भी डांस करते हो तो आप देखते हो आपका हाथ पैर, फेशियल एक्सप्रेशंस, हर बॉडी का मूवमेंट वहाँ पे एक्टिव होता है। और जया मेहता जी ने क्या किया, उनकी बारीकियों को, हर एक पार्ट की, मतलब एक ऐसा उन्होंने वर्णन किया है कि लोगों को, बच्चों को समझ में आ जाए, वो भी छोटे छोटे बच्चों को। तभी तो सोचो क्लास 6 में आप लोगों को रखा गया है कि नहीं। आज आप लोग इस ये पार्ट जब आपका पूर्ण होगा तब आप लोग 2 नृत्य के बारे में जान लोगे, एक सत्रिया और दूसरा बिहू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारी को शब्दों में पिरो लेती है, पिरोया है ना उन्होंने, और आप तक रखा है। अब देखते हैं उन्होंने कितने बखूबी पिरोया है। इनका जन्म 1977 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1977 में। और यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने, और देखिए और 2 नाम इन्होंने दिए हैं। पहला नाम है शिवेंद्र कुमार सिंह ने, और चित्रांकना सुरबा नतालिया। क्या नाम है? देखो, शिवेंद्र कुमार सिंह और दूसरा नाम है चित्रांकन सुरबा नतालिया। ठीक है, इन्होंने किया है। अब यहाँ से बता रहे हैं कि इनका जो ये निबंध है वो जो है कहाँ से लिया गया है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नृत्य कथा। उसमें उन्होंने भारत के जगह जगह से कथा ली हुई है, और मतलब उन्होंने नृत्य के बारे में लिखी है और उसकी एक पुस्तक बनाई होगी। वहाँ से ये निबंध को उठाया गया है, जो कि क्या है, सत्रिया और बिहू नृत्य। और ये कोई और भाषा में लिखी हुई थी, जिसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? हमारे शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरबा नतालिया ने। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर के इसका हिंदी रूपांतरण किया है। जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हिंदी में इसको शब्दों में इन्होंने पिरोया है। ठीक है, नाम थोड़ा सा टफ है, बट 2-3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। जया मेहता स्वयं भी ओडिशा नृत्य में पारंगत हैं। ये कहाँ पे पारंगत है? देखिए, अब इनके बारे में एक चीज समझिए। ये खुद शिक्षिका हैं, ठीक है, लेखिका हैं, और बहुत अच्छी नृत्यांगना भी हैं। उड़ीसा के नृत्य में ये जो है क्या की है, उड़िया जो नृत्य होता है, जो डांस है, उसमें ये पारंगत है, वो बहुत अच्छे से कर लेती हैं। और इन्होंने पाठ किस पे लिखा है? सत्रिया और बिहू नृत्य पे, जो कहाँ पे है? आसाम का डांस है। तो समझ रहे हैं इनको, मतलब कितने अलग अलग कल्चर के बारे में पता है। आप इनके बारे में और पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा वो गुजरात से भी रिलेटेड है। तो बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर है, आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ना, आपको मज़ा आएगा। आगे, उड़ीसा नृत्य में भी पारंगत है और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुति दे रही हैं। और देश तो देश, विदेशों में भी जाकर के क्या कर रही हैं? ये नृत्य की प्रस्तुति दे रही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर है यहाँ से पाठ का 12 में लेखक परिचय खत्म हो गया। भारत एक विशाल देश है, इसके रंग बिरंगे। 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा। ये क्या है बच्चों? निबंध है। ठीक, निबंध का मतलब होता है उसमें भूमिका होगी, पहले भूमिका है, फिर लिखा जाएगा उसके बारे में तर्क वितर्क और नीचे चीजें होगी, और फिर एक कंक्लूजन होगा। निबंध का कुछ फॉर्मेट होता है ना, उसी प्रकार से ये भी है। तो स्टार्टिंग में देखिए, उन्होंने स्टार्टिंग में बिहू के बारे में नहीं चर्चा की है। अभी इन्होंने क्या किया? भारत से शुरू किया। जैसे आप निबंध लिखते हो ना, वैसा। भारत एक विशाल देश है, इसके रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। ठीक है, भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। देखो, हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें पहले उन्होंने दी है। संस्कृति पूरी दुनिया से अनोखी है। उन्होंने बताया कि हमारे जो भारत का कल्चर है वो पूरे दुनिया से सबसे अलग है। ठीक है, ऐसा कल्चर और जगह पे नहीं है। फिर, और भारत के प्रत्येक स्थान पे, मतलब हर एक जगह का
नृत्य, डांस। देखो अब डांस कैसे अलग अलग है, जैसे मान लो गुजरात में हमारा गरबा है, ढाकला है, ठीक है, उसके बाद गिद्दा और हमारा भंगड़ा है पंजाब में, फिर डांडी है हिमाचल में, उसके बाद लावनी है महाराष्ट्र में। अलग अलग जगह पे अलग अलग डांस है, कुचिपुड़ी है, बहुत सारे तमाम ऐसे डांस है, भरतनाट्यम, कथक यूपी का, अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी विविधता है। डांस में भी मतलब सोचिए कितने अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग पोशाक हैं सबके। फिर संगीत की बात है भाई, अलग अलग म्यूजिक है हर जगह का, ठीक है। अब देखिए, अब आप ही समझिए, अगर कोई, अब ऐसा तो नहीं है भंगड़ा के गाने पर हम लोग गरबा करेंगे, नहीं ना, हर का अलग अलग म्यूजिक भी हो गया। फिर कला, कला भाई अब दोनों की प्रस्तुति अलग है तो पूरी तरह अलग होगा। और कला एक और चीज है, यहाँ पे नाटक से है, हर जगह का अलग अलग नाटक है, जैसे कई जगह तमाशा है, फिर कठपुतली है, अलग अलग तरीके से मनोरंजन के साधन है। बेसिकली बताऊं, भारत में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और उन लोग बहाना लेते हैं किसका, नाटक का। मतलब नाटक का क्या मतलब, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ओकेजन क्रिएट करते हैं ताकि सब लोग का मिलना हो, क्योंकि हमारा भारत बहुत ही मिलनसार देश है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनोरंजन के साधन पहले यही होते थे। आज का वो जमाना है जब आप लोगों के पास मोबाइल है और आप लोगों के पास टाइम नहीं है, पर पहले ज़माने में क्या होता था, काम तो थे ही, पर उसके साथ साथ मनोरंजन के जो साधन होते थे वो हमारे यही सब होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब कुछ ट्रेडिशनल मीडियाज़ के बारे में भी आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए। पहले के ज़माने में हमारे यहाँ कैसे चीज़ें होती थी और आज के ज़माने में चीज़ें अलग हैं। आज के ज़माने में हमारे क्या है, जो भी प्रस्तुति, जो चीज़ें हम यूट्यूब पे देखते हैं, बट पहले लोग खुद उसमें इन्वॉल्व होते थे, उसको करते थे, साथ में मिल के आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या है, खान पान। खान पान कैसे अलग है, कहीं आपको पोहा जलेबी मिलेगा, कहीं आपको कह लीजिए कि खमन ढोकला है, कहीं पर वड़ा पाव है, कहीं के छोले कुलचे, कहीं लस्सी, आलू के पराठे, मक्के की रोटी, सरसों के साग, अलग अलग जगह आपको अलग अलग चीज़ें हैं। यही खासियत है, मतलब हर 10 किलोमीटर पे आपको कुछ नया ही मिलता है, भारत की ये विशेषता होती है। पहनावा भी अलग है, कहीं साड़ी पहनते हैं, कहीं सूट पहनते हैं, कहीं मतलब अलग अलग तरह से इसमें वही सब चीज़ें बताया जा रहा है, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है। और ये जितनी भी चीज़ें अलग ज़रूर हैं, लेकिन इन सब की इतनी विशेषता है और सब क्या करती है, अट्रैक्टिव है। मोहक मतलब सबको, सब क्या करती है, सबका ध्यान खींच लेती हैं, जो पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा टूरिस्ट बढ़ता है। हमारे आज भी हमारे यहाँ टूरिस्ट जो बढ़ते हैं वो हमारे कल्चर के लिए हैं, और दूसरा हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस के लिए हैं, जैसे ऋषिकेश हो गया, हिमाचल हो गया। वैसे आगे इस पार्ट में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वो कौन है, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। तो हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे वो बताए हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ भी इस पूरे पाठ में भी क्या हुआ है, एक फैमिली है जो बाहर से मतलब विदेश से भारत में आई है। अब हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में कि वो फैमिली कौन है, यहाँ क्या करने आई है और उसका बिहू और सत्रिया से क्या कनेक्शन है। चलिए यहाँ पे देखिए एक फोटो बनी है और यहाँ से पाठ का है। अब लिखते हैं क्या है, लिखा है एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। यहाँ पे किसके बारे में पहला हमारा कैरेक्टर आया है, एंजेला, ठीक है। लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। क्या बोल रहा है, उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिसमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। देखो क्या है, यहाँ पे एक बच्ची के बारे में बताया है जो कि एंजेला नाम है, और उसके साथ क्या था, वो उसका कोई उसको जो स्कूल था घर से बहुत दूर भी नहीं था, पर उसका कोई भाई बहन नहीं था। वो अपना पूरा टाइम किसको देती थी, यहाँ पे देखिए 2 नाम दिया है ना, उसका सगा भाई बहन नहीं था, जेम्स और कीरा। ये देखो मान लो अगर ये है, इसमें ये एंजेला है अगर, तो ये हमारा जेम्स हो गया, ये कीरा हो गई, ठीक है। तीनों बच्चे थे। और इन लोगों को क्या होता है, जैसे अब आप लोग के टाइम में क्या गेम होता है, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, बैठ के खेलते हो,
मोबाइल्स में खेलते हो, बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। और जो ये बच्चों की बात हो रही है, वहाँ पे अब उन लोग बता रहे हैं कि उन लोग कैसे गेम खेलते थे, उन लोग नाटक करते थे। नाटक कैसे? जैसे घर घर खेलते हैं, जिसको हम कहते हैं ना रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि मैं मम्मी हूँ, मैं घर संभाल रही हूँ, आप पापा बन जाओ। फिर घर आते हैं, खाना बनाओ, तो लड़कियाँ किचन सेट से खाना बनाती थी, ये लीजिए खाना खाइए। या फिर एक इस तरह का भी गेम होता था कि मैं प्रिंसेस हूँ और मैं अपने, मेरा किंगडम है, वहाँ पे आप लोग मेरे, मतलब ऐसे होता है कि आप मेरे पास आओ, मैं प्रॉब्लम है, आप लोग की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगी। जैसे बच्चे किससे होते हैं, उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं ना, किस किस की, अकबर बीरबल की, फिर उसके बाद पंचतंत्र की कहानियाँ। तो उन लोग वही सब चीज़ों को नाटक करने की कोशिश करते हैं बचपन से। थोड़ा बहुत होता है ना। अब आप लोग क्या करते हो, साड़ी पहन लेते हो, लड़कियां छोटी छोटी साड़ी पहन ली, मैं आपकी स्कूल की टीचर हूँ, गुड मॉर्निंग। जैसे आप लोग स्कूल में अपनी मैम को देखते हो, उसका अभिनय करते हो ना, और अपने पेरेंट्स को बच्चे बना लेते हो। कितने बच्चों ने बनाया है, जल्दी से बताइएगा। तो उसी प्रकार एंजेला और कौन कौन से जेम्स और कीरा भी इसी प्रकार से गेम खेलते हैं, लेकिन उनके गेम थोड़े से अलग हैं। उन लोगों का जो रोल प्ले होता है, उन लोग जो नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, वो कैसा करते हैं, वो जैसे कि मान लो मैं वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ। आजकल के बच्चों की बातें बहुत चेंज हो गई हैं, छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं। तो इन लोग भी बच्चे कुछ ऐसे ही बातें कर रहे हैं कि मैं यहाँ जाता हूँ घूमने, वहाँ जा रहा हूँ, मैं वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ। तो उन लोगों का जो गेम होता था, ऐसे कुछ होता था। अब आगे बढ़ते हैं। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एलिफेंट टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। एंजेला को कैसी चीजें पसंद थी, कैसा खेल पसंद था? हर वो कहानियां, हर वो किस्से उसको पसंद है जिसमें मान लो वो रोल कर रही है कि आज चलो मैं जा रही हूँ, मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ, मैं ताजमहल जा रही हूँ, मैं कोलोजियम जा रही हूँ, जो 7 वंडर्स हैं। उनको इन सब चीज़ों से बहुत इंटरेस्ट था कि अलग अलग देश विदेशों में क्या होता है, वहाँ की चीज़ें जानने का। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं इसके आगे, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्द ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होने वाली हैं। यहाँ से देखिए जया मेहता जी ने कितने ही प्यारे तरीके से उन्होंने लिखा। पहले स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा भारत के बारे में बता दिया, भूमिका बताई, फिर यहाँ से उन्होंने कहानी स्टार्ट की, फिर पहले कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया, फिर वो बताया कि वो कैसा है, उनके बारे में बता दिया, फिर वो बता रही है कि उनको ऐसा ऐसा करना पसंद है, पर उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब यहाँ से उसकी कहानी शुरू होगी। अब यहाँ से उनकी जर्नी शुरू हो रही है पार्ट की। ठीक है, उन्होंने बोलते ना कि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था। अब यहाँ पे आया, एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है। एलेसेंड्रा क्या है भाई? डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता। देखो बच्चों, डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? कोई भी ऐसी फिल्म या कोई भी ऐसा, मतलब हम कह सकते हैं शॉर्ट, जिसमें हम फैक्ट की बात करते हैं, जो तथ्य है हम वो दिखाते हैं। ऐसा कोई भी फिल्मांकन जो कि तथ्य के बेसिस पर है, जो तथ्य पे बनाए जाते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। ठीक, उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकेडमी से आसाम के नृत्य परंपरा, देखिए ब्रिटिश अकेडमी या फिर इसको अकादमी हिंदी में बोलते हैं, और हम लोग उसको जनरली अकेडमी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश अकादमी से आसाम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद की गई थी। ब्रिटिश अकेडमी जो है वो एक संस्था है, वो क्या की थी, जो इनकी माँ है एंजेला की, उनको पैसा दी थी, उनको फंडिंग दी थी कि भैया आप क्या करो, इसको जाओ इंडिया में और वहाँ के जो नृत्य हैं उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करो। ठीक है, अब वो उन्होंने पैसा देती हैं और उनको बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारा जो भी फंडिंग होगी, जो भी खर्चे होंगे, वो ये एकेडमी उठाएगी और तुम्हें जाना है और वहाँ की चीज़ों को खाली रिकॉर्ड करके लाना है। आगे उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। डॉक्यूमेंट्री है मतलब उस पर फैक्ट्स चाहिए, फिगर्स चाहिए, इंटरव्यूज चाहिए, जो वास्तविकता में है उसको दिखाना है, दर्शाना है। आगे मदद की गई थी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। और इसमें मुश्किल क्या थी कि उनको ये पूरा काम करने के लिए केवल 1 महीने का वक्त था। ठीक है, उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी वसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली। फिर क्या क्या, तुरंत प्लानिंग हो गई। मम्मी ने कहा ठीक है मुझे जाना है, भाई कोई खर्चा कर रहा है कि अकेडमी उनको इतना फंडिंग दे रही है, तो हुआ ठीक है तुरंत जाना है और ये काम उनको 1 महीने में कंप्लीट करना है। अब वहाँ पे क्या था,
उन्होंने क्या बताया, वसंत की छुट्टी, मतलब कौन सा सीजन चल रहा है, वसंत सीजन, स्प्रिंग सीजन चल रहा है और एंजेला की छुट्टी है इस टाइम पे, तो उन्होंने अपने वहाँ स्कूल में बात करके एंजेला की छुट्टी 1 हफ्ते को और एक्सटेंड करा दिया और बढ़ा दिया। और अनुमति लेने के बाद क्या किया, उसके बाद क्यों ले लिया, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उसके साथ जा सकें। ठीक है, अब ये इन लोगों की पूरी प्लानिंग हो गई। मम्मी को जाना था डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाने, वहाँ से ब्रिटिश एकेडमी ने उनको पूरी फंडिंग दी थी और ये काम उनको 1 महीने के अंदर चाहिए था। अब वहाँ से वो निकली, उन्होंने, मम्मी ने किससे बात की, एंजेला के स्कूल में बात किया कि भाई मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी, इसकी जो चल रही है स्प्रिंग छुट्टी, उसको और बढ़ा दो ताकि उसके हस्बैंड और उनकी बेटी तीनों, मतलब फैमिली, इंडिया में जा सके। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे, एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। देखो, एंजेला ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड रहती थी इधर इस तरह की यात्रा पे, मतलब इसके बारे में जानने के लिए भी और ऐसी कहानियों के प्रति। अब उसकी लाइफ में क्या हुआ, अचानक ऐसा आया कि उसको इंडिया जाने को मिल रहा है, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो ही नहीं पाई, लेकिन फिर भी वो जल्दी से तैयार हो गई, अपने आप को करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी का जो काम है वो समय पर पूरा हो जाए। 1 महीने का ही वक्त था। ठीक, अब जब देखो, अभी तक की स्टोरी यहां तक आपको क्लियर है। अब इसके आगे क्या हो रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। कहां से? लंदन से होते हुए नई दिल्ली, और कि देखो, लंदन से चली, कहाँ आई? नई दिल्ली, और नई दिल्ली से कहाँ उनकी फ्लाइट गई? गुवाहाटी। गुवाहाटी मतलब आसाम साइड। ठीक है, इधर अब आ जाओ। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को आसाम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। अब क्या होता है, जनरली जब हम लोग रोड ट्रिप पे जाते हैं तो मम्मी पापा आपको बताते नहीं, देखो यहाँ पे ये ऐसा है, इसकी ये चीज़ बहुत खूबसूरत है। तो वही चीज़ एंजेला की जो माँ है एलेजेंड्रा, वो भी एंजेला को यही चीज़ बढ़ा रही थी, बताती जा रही थी रास्ते में। फिर आसाम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन मतलब वाइल्ड लाइफ, ठीक है, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। पहला वाइल्ड लाइफ, दूसरा रेशम और तीसरा चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ आसाम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। अब यहां से देखिए, आसाम की नृत्य पर आए हैं वो कितने कायदे से चीजों को रखती जा रही हैं। ठीक, इसके साथ ही आसाम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में आसाम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। उनका टॉपिक क्या था डॉक्यूमेंट्री का, कि जो आसाम का जो जीवन है, जो वहाँ पे लोग हैं, उनमें नृत्य का मतलब बिहू और सत्रिया जो नृत्य है उसकी क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में वो क्या है, क्या चीज़ें हैं, मतलब वो हर चीज़ें उससे जुड़ी बातें उनको अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखानी थी। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। देखो, अप्रैल का महीना चल रहा है, यहाँ पे बात आई थी ना, बसंत की छुट्टी थी। बसंत में क्या, कौन सा आता है महीना चल रहा होता है? अप्रैल का। तो यहाँ उन्होंने ये भी बता दिया कि अप्रैल का महीना चल रहा था। आसाम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। देखो बच्चों, बसंत क्या होता है ना, जनरली हमारे हिंदू का जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार यहाँ पे नव वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पे भी वैसे ही बात की गई है। तो देखो, अलग अलग जगह है, कई लोग इसको अप्रैल में होता नहीं, हमारा फर्स्ट न्यू ईयर, हमारा हिंदी जो सत्र चलता है उसके अनुसार। ठीक है, आगे संवत के अनुसार यहाँ पे हमारा नव वर्ष है। आगे एंजेला उसी रात इसे बिहू को देखने जाने वाली थी। कहाँ पे? बिहू को देखने जाने वाली थी, क्योंकि ये आसाम में गए और आसाम में भी कैसा माहौल था? फेस्टिवल का माहौल था, नव वर्ष मनाया जा रहा था। ठीक है, अब वहां पे वो रात में देखने जाने वाली थी। आगे देखते हैं वो गई कि नहीं गई, क्या हुआ आगे। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मंगल में गई। सामान्य होने के बाद मतलब वो होटल में गई, नॉर्मल हुई, रिलैक्स हो गई, और उसके बाद वो शाम के पास में ही एक गांव था जिसका नाम था मंगल, वहां पे गई। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि
बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। बिहू के बारे में क्या है? बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। कृषि आधारित का मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड फेस्टिवल है। यहाँ पे जो बिहू है जनरली ये फेस्टिवल मनाया जाता है किस चीज के लिए, अभी आगे आपको बताया जाएगा। और ये आपका एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित त्योहार होता है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। वो बता रहे भारत में जो हमारा मेजर पॉपुलेशन जो है वो हमारा आज भी कहीं ना कहीं किसान है, वर्ग है। ठीक है। आसाम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं, और तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। देखो जो ये फेस्टिवल है ना बिहू, ये कैसा होता है? ये फेस्टिवल जो है एग्रीकल्चर बेस्ड होता है पूरी तरह। 3 बार मनाया जाता है एक साल में। पहला कब? जब किसान लोग बीज को बोते हैं, जब बीज बो देते हैं तब मनाया जाता है। दूसरा, जब वो बीज थोड़ा पनप जाता है तो उसको क्या करते हैं, धान को, बीज को निकाल करके पानी में लगाया जाता है, तो वो धान को कहते हैं कि वहां पे फिर क्या होता है, जब धान को रोपते हैं वो उसको कहते हैं धान रोपना। ठीक है, तो वो पानी में लगाया जाता है। और तीसरी बार तब मनाया जाता है जब पूर्णतः वो फसल बन जाती है। ठीक है, और खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, तीसरी बार तब मनाया जाता है। तो इस 3 समय में हमारा बिहू मनता है। और ये बिहू जो है पूर्णतः कैसा है? कृषि आधारित त्योहार है। देखिए आसाम के बारे में इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। पहला इन्होंने बताया कि ये हमारा, यहाँ पे देखिए, ये हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब ये हमारा, मान लीजिए अगर भारत का नक्शा है तो ये इधर साइड में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, ये इधर वाला जो एरिया है इस एरिया में होता है। ठीक है, ये बता दिया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमारा बिहू मनाया जाता है, जिसे अपने वन्य मतलब वाइल्ड लाइफ जिसके जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, आसाम के रेशम और चाय बागान यहाँ के बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ का नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। फिर वो बताते हैं कि वो मंगल गांव में वहां पे बिहू मनाने वाले थे, तो वहां पे उन लोग जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। एंजेला कार से उतरी, वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वो हतप्रभ थी। वो जब उतरी कार से तो उसने जो माहौल देखा, उसके आंखों के सामने जो सीन था वो उसको हैरान कर दिया। हतप्रभ मतलब हैरान कर दिया। वहां एक बड़ी से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे क्या थे? मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। वो जगह कैसी थी? लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। देखो क्या होता है, जैसे एंजेला उतरी, भाई वो लड़की कैसी है? विदेश की है। वो उतरी और उतरते के साथ उन्होंने जो सीन देखा, सारे लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे वहां पे मंच बना था और वहां पे सारा गांव इकट्ठा हुआ था। देखो फॉरेन में ऐसा कल्चर है ना कि जनरली बिना ओकेजन के कोई इतना मिलता नहीं है, लेकिन भारत में हमारा आपस में मेल जोल ही सबसे बड़ा हमारी ताकत है। तो यहाँ पे वही बता रहे थे कि एक वो जो सीन देखी उसको ऐसा लगा कि भाई कहीं वो टाइम मशीन में तो नहीं आ गई, या फिर वो कोई सपना तो नहीं देख रही, जैसे परियों की कहानी होती है वैसा तो वो नहीं कर रही। अब ये जब उसने देखा तो बहुत ही शॉक्ड हो गई। और फिर उसने क्या देखा? वहां देखा कि वहां जो लड़के और लड़कियां हैं वसंत ऋतु के आने पर नृत्य कर रहे थे। मतलब वहां पे वो सीन देखती और वो मतलब उसको इतना अच्छा लगता है कि वहां पे नए सीजन आ रहा है, इतनी छोटी सी बात पे भी वहां पे फेस्टिवल मनाया जा रहा है, सब लोग आपस में नृत्य कर रहे हैं। आगे एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। देखो यहाँ पे इस इमेज में देखो, जो लड़के हैं वाद्य यंत्र कहते हैं बजाने वाले यंत्र, जैसे ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया, इस तरह के देखो ये जो यंत्र हैं उन लोग लेके रखे हैं लड़के, और लड़कियां कैसी हैं? बादामी और लाल रंग के गहरे डिजाइन वाली साड़ियों में है, पोशाक में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज उन्होंने बताया कि उस सीन को उन्होंने बता दिया। फिर वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। वो जो लोग हैं कैसे रंगीन लग रहे थे और बहुत ही मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं।
उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर वसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। वो ये देख करके इतनी खुश हुई और उसको ऐसा लगा कि भैया ये जो सीन है उसने अपने दिमाग में बैठा लिया था। वो इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हुई कि इतने रंगीन लोग और इतना हंसी मजाक इतना अच्छा चला है, वो भी डिसाइड कर ली थी कि भाई मैं भी क्या करूँगी, वसंत ऋतु के आने पर ऐसे ही त्योहार मनाऊंगी, ऐसे ही खुशियों को मनाऊंगी। चलो आगे क्या है, बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एक तो उन्होंने नृत्य देखा, ये फेस्टिवल मनाया और उसके साथ साथ क्या किया, उन्होंने वहां के पारंपरिक खाने भी खाए। लजीज उन्होंने लिखा है ना, ये लजीज पकवान का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। अब जब वो वापस आ गए तो उनकी माँ ने उनसे पूछा, बेटा तुम्हें बिहू कैसा लगा। अब एंजेला क्या बोलती है, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि उसे देखो, पहले यहाँ पे एक मिनट रुक के समझो, यहाँ पे क्या हुआ, वो अच्छे से सेलिब्रेट की, वहाँ का खाना खाई, डांस देखी, वहाँ की चीज़ों को देख के बहुत एक्साइटेड हुई। फिर जब वो घर आई तो फिर उसके मम्मी ने उससे पूछा, बेटा तुम्हें बिहू कैसा लगा। अब वो जो है वो जवाब दे रही है, उसको देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, तरह तरह के। वो विचार कौन कौन से थे, पहला, वो इतने सारे लोग को देख के हैरान हो गई थी, ठीक है एकदम, कि ये क्या ऐसे भी हो सकता है क्या, उसको लग रहा था ये सपने की दुनिया है। फिर वो क्या कर रही थी, बच्ची है ना छोटी सी, तो वो कंपेयर कर रही थी वो अब इंडिया के कल्चर को और बाहरी कल्चर को। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना, क्यों नहीं। वो सोच रही भाई मैंने तो कभी देखा ही नहीं, इतने लोग यहाँ पे, इतने लोग हैं और अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर हर छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा मतलब खुशियाँ बना रहे हैं, मतलब एक फेस्टिवल आया वो की तरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसको, जस्ट एक मंथ चेंज हुआ उसको। तो ये तरह तरह की चीज़ें हैं, फसल से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड इतना अंतर है। ये वो सब चीज़ें देख के उसके मन में तरह तरह के प्रश्न थे, तरह तरह के कह सकते हैं भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। ठीक, उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। एक और इसकी विशेषता बताई गई है, बिहू जो है इस उत्सव को भी कहा जाता है और इस नृत्य को भी कहा जाता है, मतलब फेस्टिवल भी बिहू है और उसमें हम जो डांस कर रहे हैं वो भी बिहू ही है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया, और फिर वो बच्ची है ना, तो उसने क्वेश्चन पूछा कि माँ कि क्या जो संगीत और ये जो डांस और म्यूजिक है, क्या हम ये सिर्फ त्योहारों पर ही करते हैं। माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में बहुतायत, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, खास तौर से देखो, वहाँ पे उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा कि मम्मी क्या संगीत और म्यूजिक केवल फेस्टिवल में मनाया जाता है, तो मम्मी ने उनको बोला, नहीं बेटा, ये जो है म्यूजिक और डांस है, ये अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है, और तो इसके लिए फेस्टिवल बहुत जरूरी नहीं है। और स्पेशली खास तौर पे कहाँ, भारत में, आगे क्या बोलते, खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है, भारत में अधिकतर ऐसा होता है। ठीक, आसाम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। समझ में आया, बिहू जो नृत्य है वो एक तो डांस है, ऊपर से वो फेस्टिवल भी है, फिर वो ग्रामीण जनजीवन, मतलब जो गांव के लोग हैं उनके लाइफस्टाइल से मतलब जुड़ा हुआ है, त्योहार है, और फसल लगाने से लेकर फसल आने तक को जो भी उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसमें 3 बार हम बिहू मनाते हैं। ये एक पूरा बिहू के बारे में उन्होंने बताया है अपने निबंध में। अब यहाँ तक बात को समझना बच्चों, जो हमारी एंजेला, और एंजेला एक लड़की है जो कि विदेश में है, वो इंडिया आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसकी मम्मी जो एलेसेंड्रा है, उनको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी हमारे आसाम के नृत्यों पर। ठीक है, उनका ये टॉपिक था कि जो हमारा जनजीवन है, ग्रामीण जनजीवन, बेसिकली जो जनजीवन है, वहाँ पे नृत्य का, आसाम के नृत्य का क्या महत्व है उसको दिखाते हुए तो उन्होंने इंडिया में आई, और वो अपने साथ अपनी बेटी को और अपने हस्बैंड के साथ आई थी इंडिया में। फिर जब वो इंडिया में आई तो जब एंजेला ने इंडिया के
कल्चर को देखा, वहाँ पे अप्रैल का टाइम था, वसंत था, तो वहाँ पे बिहू नृत्य मनाया जा मतलब बिहू फेस्टिवल भी मनाया जा रहा था और नृत्य भी हो रहा था। उन्होंने एक साथ जब इतने सारे लोगों को देखा तो भाई वो हतप्रभ रह गई, ये क्या हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई, बहुत ही हैरान थी। फिर उसको लगा कि वो मतलब सपनों की दुनिया में आ गई है। लेकिन उसको जब ये पता चला, फिर उसने देखा, उसके बारे में जाना, लोगों को ऑब्जर्व किया बहुत अच्छे से कि वहाँ पे तो बादामी और लाल रंग के मतलब गहरे डिज़ाइन वाले का पोशाक पहने हुए हैं, वाद्य यंत्र लिए हुए हैं और सब एकदम मस्ती में झूम रहे हैं। तो ये इस तरीके से उन्होंने पूरा उसको देखा। फिर वहाँ का खाना खाया, खाना खाने के बाद माँ से उनकी कन्वर्सेशन हुई, जिसपे माँ से वो बोलती हैं कि क्या जो ये डांस है और म्यूज़िक है क्या केवल ये त्योहारों में होता है? तो माँ ने कहा नहीं, ये तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है। और बिहू जो है ये कैसा नृत्य है? ये कृषि आधारित नृत्य है और लोगों से जुड़ा हुआ नृत्य है और त्योहार है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको पार्ट क्लियर होगा। अब इसके आगे का हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, जो कि सत्रिया की है और ये स्टोरी वहीं पे कंटिन्यू रहेगी। तो अगला वीडियो बिल्कुल देखिएगा तुरंत, क्योंकि अगर आप आधा ही पढ़ोगे तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे हम उस वीडियो में जब इसका पूरा कंटिन्यू करेंगे। और हिंदी का तो हम करा ही रहे हैं, आपकी आद्या मैम आपके साथ हैं। और अगर सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए भी हमारे यूट्यूब को देख सकते हैं, हमारे आप वेबसाइट देख सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड 6 से लेकर के 12 तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो या फिर दिल्ली और बिहार बोर्ड से हो, भाई बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आपकी पढ़ाई की जर्नी में हम लोग आपके साथ हैं। मिलते हैं आपसे फिर इसके पार्ट 2 के साथ। जय हिंद और जय हिंद की हिंदी।